नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं मारवाड़ के राठौड़। अपना हेडिंग है मारवाड़ के राठौड़। देखिए मारवाड़ के राठौड़ में सबसे पहले इनकी उत्पत्ति पढ़ेंगे। उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राठौड़ की उत्पत्ति कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल से मानी जाती है। किसमें? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, चंद्रवरदाई का ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि कन्नौज का जो शासक था, कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल, उसकी क्या है, ये वंशज है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार जो राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल से, मतलब उन्हीं के क्या माने गए हैं? वंशज माने गए हैं। ये कहा गया है कि कन्नौज का जो शासक जयचंद गढ़वाल था उसका एक पौत्र हुआ है। पौत्र का मतलब पोता जो हुआ है, रावसिया हुआ था। उसी रावसिया से फिर कौन निकले हैं? तो राठौड़ निकले हैं, ये बताया गया है यहाँ पर। अब है मोहनो नैनसिरी ख्यात। किसकी ख्यात है? मोहनोत नैनसी री ख्यात। ये मोहनो नैनसिरी लिखी है। तो मोहनो नैनसिरी जो ख्यात है इसमें भी यही बताया गया है कि राठौड़ों की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? तो जयचंद गढ़वाल से, मतलब जयचंद गढ़वाल के वंशज माने गए हैं मोहनो नैनसिरी ख्यात में भी। कर्नल जेम्स टॉड, यहाँ देखिए कर्नल जेम्स टॉड जो है वो यहाँ पर राठौड़ों के बारे में क्या कहता है? यह अजीब बात कहता है। इन्हें क्या कहता है यहाँ पर? सूर्यवंशी। वरना अपन चौहान वगैरह पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं, इसने विदेशी मत दिया है। यहाँ राठौड़ों के बारे में क्या बताया इनको? सूर्यवंशी बताया है। एक है डॉक्टर हार्नली। कौन है? डॉक्टर हार्नली है। इस हार्नली ने क्या कहा है कि राठौड़ जो है वो बदायूं की एक शाखा है। बदायूं की क्या बताया है? शाखा बताया है। और बदायूं की शाखा मतलब बदायूं के जो राठौड़ है उनकी शाखा बताया है। और ये बताने वाले जो हैं ये सर्वप्रथम है। सर्वप्रथम इसने क्या कहा है? बदायूं की एक शाखा। हालांकि आपके पंडित गौरीशंकर जो ओझा है वो भी यही बात कहता है। कौन? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर जो ओझा है वो भी यही कहता है कि ये बदायूं की एक क्या है? शाखा। बदायूं के जो राठौड़ हैं, बदायूं के राठौड़ उनकी क्या है? ये शाखा है। तो इसने भी ये बात कही है। इसके अलावा देखिए संस्कृत साहित्य में राठौड़ों को क्या कहा गया है? तो संस्कृत साहित्य में राष्ट्रकूटों के वंशज कहा गया है इनको। संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है? तो राष्ट्रकूटों के वंशज कहा गया। राष्ट्रकूटों के वंशज बताया गया है। कहाँ बताया गया है? संस्कृत साहित्य में बताया गया है। एक राज रत्नाकर ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? राज रत्नाकर है। उसमें तो बड़ी अजीब सी बात कहते हैं और वहां कहा गया है इनको हिरण्यकश्यप की संतान कहा गया है। तो राज रत्नाकर में इनको क्या कहा गया है? राज रत्नाकर, यहां लिख देता हूं मैं, राज रत्नाकर। तो राज रत्नाकर में हिरण्यकश्यप के वंशज बताए गए हैं राठौड़ों को। बड़ी अजीब सी बातें बताई गई इनके बारे में। और राठौड़ महाकाव्य में तो कहा गया कि शंकर जो भगवान शिव है उन शिव की जो शीश पर चंद्रमा है उनके समान बताया गया है। तो राठौड़ महाकाव्य में क्या कहा गया इनको? राठौड़ महाकाव्य, इसमें कहा गया है शिव के शीश पर जो चंद्रमा है उसके समान राठौड़ों को बताया गया है। तो यहाँ पर अपन ने देखी राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में देखा है। तो मारवाड़ की राठौड़ अपन देख रहे हैं। वैसे मारवाड़ में राठौड़ों से पहले कौन हुए थे? तो यहाँ ध्यान रखना, गुज्जर परतियार हुए हैं। यहाँ राठौड़ जो राजवंश है उससे पहले मारवाड़ में कौन थे? तो गुज्जर परतियार थे। यहाँ आपने देखा उत्पत्ति के बारे में। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज बताए गए हैं। मतलब जो रावसिया है इसका पौत्र बताया गया जयचंद गढ़वाल का, और उसी से राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। मोहनो नैनसिरी जो विद्वान है उसने लिखी है, मोहनो नैनसिरी ख्याति लिखी है।
तो इसमें भी जयचंद गढ़वाल के वंशज बताए गए हैं। कर्नल जेम्स टोड इन्हें क्या कहता है, सूर्यवंशी कहता है। डॉक्टर हॉर्नली बदायूं की एक शाखा कहता है और ये कहने वाला स्वर भरतम यही है। डॉक्टर गौरीशंकर जो ओझा है वो इन्हें क्या कहता है, तो ये भी इन्हें बदायूं की राठौड़ की एक शाखा कहता है। संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रकूटों के वंशज। रात रत्नाकर में बड़ी अजीब बात कही गई है कि ये हिरण्यकश्यप की संतान है और राठौड़ महाकाव्य में शिव के जो शिव है उसके शीश पर जो चंद्रमा विराजमान है उसके समान बताया गया है। अब शासक अब पढ़ेंगे, तो इनमें एक शासक हुआ है जिसका नाम है राव सिया। देखो प्रश्न यहां से उठाकर भी आ जाता है कि कहां के शासकों के नाम के आगे राव लगता है, तो बता देना कि जोधपुर के जो राठौड़ शासक है, जोधपुर के राठौड़ शासक, तो इनके नाम के आगे क्या लग रहा है, शासकों के नाम के आगे है वो क्या लगता है, राव लगता है। ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए जो राव सिया है इसने राठौड़ वंश की स्थापना की है, राठौड़ वंश की क्या कर दी है, स्थापना कर दी है। तो स्थापना किया है उसको अपन क्या कह सकते हैं, संस्थापक वगैरह कहा जाता है। तो राठौड़ों का संस्थापक कौन है, तो आप राव सिया कहना। राव सिया को आप आदि पुरुष कह सकते हो, क्योंकि जो वंश की स्थापना करता है उसे आदि पुरुष कहते हैं, या उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो मूल पुरुष भी कहते हैं। या अपन कहें कि राव सिया को क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। ये सभी उपाधियां होती है। जो किसी राजवंश की स्थापना करता है उसको अपन आदि पुरुष, मूल पुरुष और प्रथम पुरुष कहते हैं। अब देखिए राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई है, तो 1240 ईस्वी में हुई है। या अपन कहें कि 13वीं शताब्दी में कब स्थापना की गई है, तो 13वीं शताब्दी में जो है राठौड़ वंश की स्थापना हुई है। तो यहाँ राव सिया राठौड़ों के क्या है, संस्थापक है। जैसे आप एक लोक देवता पढ़ते होंगे पापूजी, अपन पढ़ते हैं पापूजी राठौड़ वंश के, और वहां लाइन पढ़ते हैं कि राव सिया के वंशज से, पढ़ते हो ना आप पापूजी। तो पापूजी एक लोक देवता है जो राठौड़ वंश के हैं। आपको याद हो तो आप लोगों ने वीर कल्लाजी पढ़ा है, तो वीर कल्लाजी जो हैं ये भी किस वंश के हैं, राठौड़ वंश के हैं। ठीक है, तो यहाँ राव सिया जो है राठौड़ों के क्या है, संस्थापक है, और इन्हें आदि पुरुष, मूल पुरुष और अपन प्रथम पुरुष कहते हैं। राठौड़ वंश की स्थापना कब हुई है, तो 1240 में, या अपन बोलेंगे 13वीं शताब्दी में राठौड़ वंश की स्थापना हुई है। तो यहाँ आपने देखा राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में देख लिया, राव सिया के बारे में देख लिया। अब एक छोटा सा शासक देखेंगे जिसका नाम है आस्तान। क्या नाम है, आस्तान है। आस्तान जो है ये कौन था, तो ये राव सिया का ही बेटा था, और इसने जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया, और जलालुद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करता वीरगति को प्राप्त हुआ। तो जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। कहने का मतलब जलालुद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। बस इतना सा याद रखना है। आस्तान की आस्था ज्यादा नहीं चली, आस्तान ने युद्ध किया जलालुद्दीन के साथ, और जलालुद्दीन के साथ युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। जलालुद्दीन कौन है, अलाउद्दीन खिलजी का ससुरा भी था और उसके काका जी भी थे। पढ़ेंगे कभी अपन चौहानों में। ठीक है, अब आस्तान के पश्चात अपन पढ़ते हैं राव चूड़ा। देखो चूड़ा, ये चूड़ा वो चूड़ा नहीं है जो औरतों का होता है। ये चूड़ा कौन है, चूड़ा एक आदमी है साहब। देखिए क्या हुआ, इस चूड़ा की हुई शादी, और शादी में इसको मिला दहेज, और दहेज के रूप में क्या मिला जी, मंडोर मिला। जो जोधपुर में है मंडोर, तो पूरा मंडोर इसको क्या कैसे मिला, दहेज में। और दहेज में इसको दिया किसने, तो इंदा प्रतिहार ने इसको दहेज में, इंदा प्रतिहार की पुत्री के साथ में इसकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। और राव चूड़ा को दहेज में एसी या कूलर टीवी नहीं मिला, पूरा मंडोर मिल गया। जैसे आज कई लोग शादी ब्याह में क्या करते हैं कि प्लाट देते हैं, तो एक प्लाट दिया था, लेकिन ये प्लाट जो है थोड़ा बड़ा था, थोड़ा क्या बहुत बड़ा प्लाट था उस जमाने में। तो यहाँ देखिए मंडोर दहेज में मिला और मंडोर को राजधानी बनाया।
तो आप यूं भी कह सकते हो कि मंडोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया है, तो आप क्या कहोगे, मंडोर को राजधानी बनाने वाला राव चूड़ा है। और देखिए ये राठौड़ों का प्रथम प्रतापी शासक भी है। राठौड़ों का प्रथम प्रतापी राजा जो हुआ है वो राव चूड़ा हुआ है। अब देखिए राव चूड़ा की पत्नियां तो कई थी, लेकिन दो पत्नियों से विशेष लगाव था, जिसमें अब मैं चर्चा करूं कि राव चूड़ा के दो बड़े पुत्र हैं। ठीक है, दो पुत्र, एक का नाम रणमल जो सबसे बड़ा यही था, और एक था काना। एक कौन था, काना। अब काना की माँ जो है, काना की माँ वो बड़ी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी काना की माँ, इतनी सुंदर कि बस देख रही है ना कितनी सुंदर लग रही है, तो मतलब बहुत ब्यूटीफुल थी। जो भी इसकी तरफ देखता था देखते ही रह जाता था, तो चूड़ा भी इसको खूब देखता था। एक दिन ये जो कान्हा की माँ है जो बहुत सुंदर थी, चूड़ा को ये बोली कि मेरे पुत्र कान्हा को राजा बनाओ। तो चूड़ा ने मना कर दिया, भी बड़ा बेटा तो रणमल है जो दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ है, तो वो राजा बनेगा। तो यहाँ पर जो कान्हा की माता है वो क्या हो गई, इससे रूठ गई। किससे, चूड़ा से रूठ गई, मुंह फुलाकर बैठ गई और बातचीत उसने क्या कर दी, बंद कर दी। अब चूड़ा तो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था कि वो पल भर के लिए भी दूर जाती थी तो इससे रहा नहीं जाता था। इसलिए क्या किया कि बेचारा चूड़ा मजबूर हो गया और कान्हा की माँ को वादा किया कि ठीक है मैं तेरे पुत्र कान्हा को क्या बना दूंगा, राजा। अब मुझे बताओ क्या इससे रणमल को कोई खुशी होगी, नहीं। तो रणमल जो है बाद में रूठ करके कहां चला गया, मेवाड़ की सेवा में। कौन सी सेवा में चला गया, मेवाड़ की सेवा में। एक अच्छा क्वेश्चन और ध्यान रखना राव चूड़ा का, और वो है इसने सामंती व्यवस्था प्रारंभ की थी। कौन सी व्यवस्था, सामंती जो व्यवस्था मारवाड़ में सबसे पहले प्रारंभ की है वो किसने प्रारंभ की है, तो चूड़ा ने प्रारंभ की थी। ठीक है, यहाँ आपने दो शासक देखे भी, एक तो आस्तान देखा जो जलालुद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करता वीरगति को प्राप्त हो गया। इसके बाद में आपने एक राव चूड़ा देखा, तो एक सामंती व्यवस्था प्रारंभ की और शादी हो गई साहब। और शादी हुई तो दहेज में क्या मिला इसको, मंडोर मिला। ठीक है, इससे जो शादी हुई थी वो इंदा प्रतिहार की पुत्री से, मतलब मंडोर किसने दिया इसको, तो मंडोर देने वाले ही इंदा प्रतिहार है। और मंडोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, तो आप क्या कहोगे, मंडोर को राजधानी बनाने वाला कौन है, राव चूड़ा है। चूड़ा पहला प्रतापी राजा भी हुआ है। और चूड़ा ने क्या किया, अपनी रानी के प्रभाव में आकर के अपने बड़े पुत्र रणमल के स्थान पर छोटे पुत्र कान्हा को क्या बना दिया, राजा। इसलिए रणमल क्या हो गया, नाराज हो गया और किसकी सेवा में चला गया, तो ये चला गया मेवाड़ की सेवा में, राणा लाखा के पास चला गया। अब अगला जो पढ़ते हैं वो है अपना रणमल राठौड़। ठीक है, कौन है, रणमल राठौड़। देखो कार्यकाल है वो मुख्य रूप से आपको मालदेव, रावचंद्र सेन, जसवंत सिंह इनके याद रखने, इनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप चाहो तो 1427 से लेकर के 1438 तक रणमल राठौड़ क्या रहा, शासक रहा। अब देखिए उधर कान्हा को राजा बना दिया था, और ये रणमल जो है उसका कान्हा का कोई विशेष इतिहास नहीं है, इसलिए अपन नहीं पढ़ते उसको। अब देखिए रणमल जो है उसका क्या है कि ये किसकी सेवा में चला गया, तो मेवाड़ में किसकी सेवा में, राणा लाखा की सेवा में, लाखा की सेवा में वहां चला गया। और इसने सोचा कि मैं राजा कैसे बनूं, तो इस रणमल ने बड़ा शानदार प्लान बनाया। इस रणमल की एक बहन थी और इस बहन का नाम था हंसाबाई। क्या नाम था, हंसाबाई इसका नाम था। और इस हंसाबाई की जो उम्र थी वो थी 17 साल। ठीक है, तो 17 साल की जवान हो गई, इसलिए रणमल ने सोचा अपनी बहन का विवाह कर देते। और रणमल ने अपनी बहन का विवाह जो है राणा लाखा के पुत्र राणा चूड़ा, देखो वो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो राव चूड़ा था, ये राणा चूड़ा है। ठीक है, ये फर्क है इनमें, ये मेवाड़ का है और अभी राव चूड़ा पढ़ा वो मारवाड़ का था, मतलब जोधपुर का था। अब इससे इसकी सगाई करना का प्लान बनाया, नारियल बेचा। अब उस समय दरबार में जो है राणा चूड़ा नहीं था, कौन बैठा हुआ था, राणा लाखा। और पहले क्या होता था जब सगाई वगैरह होती थी तो क्या बेचते थे, नारियल बेचते थे। और लाखा के दरबार में नारियल पहुंचा।
तो लाखा ने नारियल को देखा और देख के मुस्कुराया और बोला कि मेरे बुढ़े आदमी के लिए बुढ़ापे में नारियल किसने भेजा है। अब इसने ये वाक्य कहा जब हंसाबाई का नारियल गया, बल्कि नारियल किसके लिए गया था? चूड़ा के लिए, राणा चूड़ा के लिए। लेकिन मन में जो लड्डू फूट रहे थे वो किसके फूट रहे थे? राणा लाखा के। राणा लाखा ने कहा कि मेरे बुढ़े आदमी के लिए ये बुढ़ापे में नारियल किसने भेजा है। मतलब लाखा के दिल में जो बात थी वो जबान पे आ गई, दिल से सीधी कहाँ आ गई? जबान पे आ गई। तो अब देखो यहां क्या हुआ कि ये खबर पहुंच गई किस तक? राणा चूड़ा तक भी पहुंच गई कि जिस लड़की का नारियल आया है अपने लिए, उससे विवाह करना चाहता है अपना पिता। तो इसने पिता के लिए क्या किया? राणा चूड़ा ने त्याग कर दिया। राणा चूड़ा जो है इसने बोला कि पिताजी आप ही विवाह कर लो, क्योंकि अभी विवाह की उम्र तो आपकी है। उस समय राणा लाखा मात्र 62 साल के थे। अब आप देख लो, ये हंसाबाई है 17 साल की है और लाखा कितने साल का है? 62 साल का। 17 का फड़ा 4 बारी बोलोगे, 17 चौक 68, तब जाकर के 62 आएगा। तो इतना बूढ़ा आदमी था। और रणमल को ये बोला, कौन? लाखा, कि मेरा पुत्र चूड़ा विवाह नहीं करना चाहता, अब नारियल क्यों वापस ले जाते हो, मैं विवाह कर लेता हूं। रणमल बोला, अरे बुढ़िया डाकी, तारा मुशाणम तो पड़ा है लकड़ा, और तू मेरी बहन से विवाह करेगा? कल ने तू मर गया तो मेरी बहन का क्या होगा? क्योंकि ये तो 17 साल की है और ये 62 साल का डोकरा है। तो रणमल ने कहा कि मेरी तू तो कल ने मर जाएगा, मेरी बहन का रोटियों का क्या होगा? बोला रोटियों की टेंशन मत लो, रोटियों की व्यवस्था हो जाएगी। बोला कैसे? बोला हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी ना, बाद में एक छोरा पैदा हुआ था जिसका नाम था मोकल। बोला इससे जो संतान उत्पन्न होगी उसको मैं क्या बना दूंगा? राजा। तब रणमल बोला कि ये बात सही है, लेकिन बड़ा पुत्र जो आपका है वो कौन है? राणा चूड़ा है। तो उत्तराधिकारी तो यही बनेगा, वे बड़ा पुत्र है, यही राजा बनेगा। तो आप इसको राजा कैसे बनाओगे? बोला मेरा पुत्र जो राणा चूड़ा है बड़ा आज्ञाकारी है, वो इसके लिए राजगद्दी छोड़ देगा। तो रणमल और लाखा दोनों किसके पास चले गए? चूड़ा के पास। और चूड़ा से जाकर के ये राणा लाखा बोला कि बेटा मैं हंसाबाई से विवाह कर रहा हूं और ये कहता है कि हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वही क्या बनेगी? राजा बनेगी। तो मैं चाहता हूं कि तू राजा नहीं बने। तो इस राणा चूड़ा ने कहा कि ठीक है पिताजी आप विवाह कर लो, मैं कभी भी मांग नहीं करूंगा कि मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा। अब यहां पर क्या हुआ कि रणमल बोला कि चूड़ा को बोला कि सत्य वचन है आपके, आप राजा नहीं बनोगे, लेकिन कल ने आपके कोई संतान हो गई, वो राजा बनने के लिए जिद करेगा। तो तब कहते हैं कि राणा चूड़ा ने प्रतिज्ञा की, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन कंवारा रहूंगा और मेवाड़ का कभी राजा नहीं बनूंगा। यही कारण है इस राणा चूड़ा को मेवाड़ का विषम पितामह कहते हैं। मेवाड़ का क्या कहते हैं? मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राणा चूड़ा को। ठीक है, इस प्रकार से इस हंसाबाई के कारण राणा लाखा ने राणा चूड़ा ने विवाह नहीं किया। अब देखो इसका जो हंसाबाई का विवाह जो है लाखा के साथ कर दिया। अब रणमल ने इसकी सहायता की किसमें सहायता की? राजा बनने में। मतलब ये मारवाड़ का राजा बन गया। कौन? रणमल राठौड़। अब राजा बन गया। अब धीरे धीरे प्रक्रिया बढ़ी। यहाँ क्या हुआ? लाखा तो बूढ़ा डोकरा था, मर गया। एक बेटा उत्पन्न हुआ था मोकल, वो राजा बन गया। ये भी जल्दी मर गया। बाद में राजा बना राणा कुंभा बन गया। ठीक है, कुंभा। अब कुंभा की एक दासी थी और दासी का नाम था बारमली। इस दासी से प्रेम हो गया किसको? रणमल को। और प्रेम बेपना मोहब्बत हो गई। और इस बारमली के चक्कर में ये राजा तो मारवाड़ का है, लेकिन कहां पड़ा रहता था बारमली के चक्कर में? मेवाड़ में ही है। अब देखो इस रणमल राठौड़ की जो आकांक्षाएं थी वो बढ़ती गई और इस बारमली की मदद से ये कुंभा को मारना चाहता था और ये कहां का राजा बनना चाहता था? मेवाड़ का। कौन? रणमल। अब कई बार बारमली को कहा कि कुंभा को जहर दे दो,
लेकिन भारमली रोज उसे टरका दिया करती थी, कल दूंगी, परसों दूंगी, आज तो मंगलवार है, आज तो शनिवार है, आज तो 11 है, आज माउस है, और इसको जहर कई दिनों तक नहीं दिया। अब हुआ क्या कि एक दिन भारमली ने ये सारी बातें कुंभा को बता दी, तो कुंभा ने क्या किया, रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी। किसकी मदद से? भारमली की मदद से। तो ध्यान रखना, रणमल राठौड़ मारवाड़ का एकमात्र राजा है जिसकी हत्या मेवाड़ में हुई। एकमात्र राजा जिसकी हत्या कहां हुई है? हत्या मेवाड़ में हुई है। ठीक है, हत्या मेवाड़ में। तो मारवाड़ का एकमात्र राजा जिसकी हत्या मेवाड़ में हुई है वो है रणमल राठौड़। मतलब मारवाड़ का राजा है रणमल राठौड़ एकमात्र, जिसकी हत्या कहां हो गई? मेवाड़ में हत्या हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये था आपका रणमल राठौड़। बस रणमल राठौड़ का कोई विशेष वो नहीं है, रणमल राठौड़ ने तो बस अपनी बहन का विवाह किया है और इस भारमली से प्रेम कर बैठा, वरना जोधपुर में रणमल की खूब रानियां थी। लेकिन कहते हैं ना, दिल है साहब जिस पर आए उसी पर आता है, हर किसी पर थोड़ी आता है। तो आ गया साहब, इसका दिल भारमली पर आ गया, दासी पर आ गया, जो उसकी दासी थी कुंभा की दासी थी। अब अगला जो शासक है वो है राव जोधा। इसका चाहो तो थोड़ा सा कार्यकाल याद रख सकते हो आप। राव जोधा, राव जोधा जो है 1438 से प्रारंभ हुआ था, 1438 से लेकर 1489 तक रहा, 89 तक। ठीक है, तो अब देखिए राव जोधा कौन है। तो राव जोधा जो है, इसके पिता का नाम तो रणमल है, रणमल है, वही रणमल जिसकी अभी अब हत्या हुई है मेवाड़ में। अब देखिए इसकी माता का नाम था कोडम दे। क्या नाम था? कोडम दे। इस माता ने क्या किया, अपने नाम से बावड़ी बनाई। क्या बनाई? बावड़ी, और नाम था कोडम देसर बावड़ी। कौन सी बावड़ी बनाई? कोडम देसर बावड़ी। अब ये बावड़ी है, इसने बनाई कहां? तो बीकानेर में बनाई। क्या इस बावड़ी की कोई विशेषता है? जी हाँ है। इस बावड़ी की विशेषता है कि ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो है वो है कोडम देसर बावड़ी। जब इसके जोधा के पिता रणमल की हत्या हुई थी तब ये भी कहां था? मेवाड़ में ही था, मेवाड़ में ही था। जैसे ही रणमल की हत्या हुई और भाग करके कहां आ गया? मारवाड़। मतलब राव जो भी पढ़ा था रणमल राठौड़, वो भी कहां रहता था? मेवाड़ में, एक लड़की के चक्कर में, और ये भी उसी के लखनऊ का था। ये भी कहां था? तो ये भी कहां रहता था? आपके जो मतलब मेवाड़ में रहता था। जैसे ही पिता की हत्या हुई और ये भागकर कहां गया? मारवाड़ आ गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो यहां कुंभा ने सेना बेच दी। कुंभा ने सेना बेची। कहां बेची? मंडोर पर बेची, क्योंकि पहले जोधपुर नाम का कोई चीज नहीं था, पहले मंडोर हुआ करता था। अभी थोड़ी देर में पढ़ देखेंगे जोधपुर नगर की स्थापना। तो कुंभा ने सेना बेची, और सेना कहां बेची? मंडोर में। किसके नेतृत्व में? जो अभी राणा चूड़ा पढ़ रहे थे उसके नेतृत्व में। इसने क्या किया कि मंडोर को जीत लिया। किसने? राणा चूड़ा ने। और यहां पर किलेदार नियुक्त कर दिए अक्का सिसोदिया और एहाड़ा हिगोला, इन दोनों को यहां पर किलेदार नियुक्त कर दिया। अब देखिए राव जोधा कहीं का राजा नहीं रहा। जब भी अपने संकट आते हैं तो अपन भाग के कहां जाते हैं? किसी देवी देवता के यहां जाते हैं। तो ये भी एक देवता के पास गया, और देवता है आपके हड़बूजी, जो मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल है। और हड़बूजी को जाकर बोले कि महाराज स्वामी मदद कीजिए साहब, मैं राजा हूं, अब कहीं का राजा नहीं हूं, कुछ तो करो। अब हड़बूजी क्या है? एक शकुन शास्त्र के लोग देवता थे। तो इन्होंने क्या किया? इस राव जोधा को क्या किया? एक तो कटार दी। क्या दी? कटार दी, और थोड़े से खाने के लिए मूंग दिए, और बोला कि जा, हाथ में जब तक तेरे कटार रहेगी, ये तलवार रहेगी, और तेरे पेट में ये मूंग रहेंगे, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। जाइए तो भूमि में जाकर के मूंग खाना पहले तो, और फिर युद्ध करना, तू विजय हो जाएगा। मतलब इस शकुन शास्त्र का क्या था? एक शकुन दिया था, एक सूंड जिसको अपन बोलते हैं वो दिया था। और इस प्रकार से हड़बूजी के आशीर्वाद से राव जोधा ने किसको जीत लिया? मंडोर को फिर से जीत लिया। हड़बूजी की जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो अपन लोक देवताओं में पढ़ेंगे।
कि हड़बू को बेगटी की जागीरी दी वगैरह जो भी चीजें हैं अलग से पढ़ेंगे। यहाँ केवल अपन राव जोधा को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, वापस इसका मंडोर पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। अब देखिए, क्या मंडोर पर वापस अधिकार कर लिया तो कुंभा खुश होगा? नहीं, क्योंकि कुंभा तो नाराज होगा, और कुंभा और नाराज हुआ, फिर सेना भेजी। अब जब सेना भेजी, बार बार युद्ध हो रहा था, तो यह एक संधि हुई, और संधि का नाम है आंवला बावला की संधि। कौन सी संधि हुई? आंवला बावला की संधि। ये कब हुई? तो 1453 में संधि हुई थी। आंवला बावला की संधि कब हुई? 1453 में। अब देखिए संधि किसके मध्य हुई? तो राव जोधा व कुंभा के बीच, राव जोधा व कुंभा के बीच। इससे हुआ क्या? इससे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। इससे मारवाड़ या मेवाड़ जो भी आप बोलना चाहो, तो मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का यहाँ पर निर्धारण हुआ। ठीक है, तो यह मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का क्या हो गया? निर्धारण। ये संधि किसने करवाई थी? हंसाबाई ने। किसने करवाई? हंसाबाई ने। हंसाबाई है जोधा की तो क्या लगती थी? बुआ, और कुंभा की लगती थी दादी। तो इसने क्या करवाई? ये संधि करवाई। इसका जो केंद्र बिंदु रखा गया संधि का, वो रखा गया सोजत, और सोजत कहाँ है? पाली में। हंसाबाई ने कहा कि जहां तक आंवला के पेड़ हैं, आंवला के पेड़ वो होगा मेवाड़, और जहां तक बावला का मतलब है बबूल, बबूल के पेड़ होंगे वो क्या होगा? मारवाड़ होगा। इस प्रकार से इसने क्या करवाई थी? आंवला बावला की संधि करवाई थी। ठीक है, अब देखिए जो भी आपने देखी थी सामंती व्यवस्था राव चूड़ा ने प्रारंभ की थी, तो सामंती व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो राव जोधा है। राव जोधा सामंती व्यवस्था का वास्तविक जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक वो कौन है? तो सामंती व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक है वो है आपका राव जोधा है। ठीक है, अब देखिए राव जोधा ने क्या किया? 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की और मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये जोधपुर में ही है, और ये सभी कार्य किसकी आशीर्वाद से किया था? तो करणी माता के आशीर्वाद से। तो 12 मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की राव जोधा ने, और मेहरानगढ़ दुर्ग। देखो 12 मई काश दिवस है, और काश दिवस क्या है? विश्व नरस दिवस है। कौन सा दिवस है? नरस दिवस आता है 12 मई को। देखो नरस दिवस कब आता है? 12 मई को, क्योंकि नर्स को हॉस्पिटल में क्या कहते हैं? अपन माई कहते हैं ना, अरे दाई माई। और हॉस्पिटल में 12 ओढ़ा होता रहता है, 12 ओढ़ा 12 है, या 12 गाल दे देते हैं, तो 12 मई याद रख लो इसमें। तो ये आपने देखा यहाँ पर जोधपुर नगर की स्थापना करवा दी। अब देखो आपका कर्नल जेम्स टोड, कौन? कर्नल जेम्स टोड और गौरीशंकर ओझा, दोनों इसको प्रथम प्रतापी राजा कहते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, और एक है कर्नल साहब, कर्नल जेम्स टोड, ये इसको प्रथम प्रतापी राजा कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था तो अपन ने चूड़ा को प्रथम प्रतापी राजा कहा था, तो यहाँ गौरीशंकर और ओझा किसको प्रथम प्रतापी राजा कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं आपके राव जोधा को कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि आंवला बावला की संधि किसने करवाई? तो आंवला बावला की संधि है वो आपकी हंसाबाई ने करवाई थी। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ। इसने मंडोर को फिर से जीता है, किसके आशीर्वाद से जीता था? तो आपने देखा कि आशीर्वाद जो है हड़बू जी के आशीर्वाद से तो मंडोर को जीता है, और राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना और मेहरानगढ़ की जो स्थापना की थी वो किसके आशीर्वाद से की थी? तो वो है आपकी करणी माता के आशीर्वाद से। तो ये अभी अपन ने राव जोधा देखा। ठीक है, कौन सा देखा? राव जोधा। अब अगला शासक है सातलदेव। सातलदेव के बारे में देखते हैं अपन। तो देखिए सातलदेव में क्या है? राव सातलदेव। वैसे इसका कार्यकाल 1489 से लेकर के 1492 तक रहा है, कोई विशेष कार्यकाल नहीं है इसका। अब देखो इसमें क्या याद रखना है, एक तो इसकी रानी थी फूला बठियानी। इसने फूले लाव तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, जोधपुर में कोई फूले
फिलहाल तालाब बना है। अब देखिए सातलदेव के समय एक घटना घटी, वो घटना समझिए। सातलदेव के समय क्या हुआ कि मेड़ता नामक जो स्थान है नागौर में, वहां 140 कंवारी जो लड़कियां थी वो गौरी का पूजन कर रही थी। गौरी बोले तो गणगौर का। अब अजमेर का एक सूबेदार था और उस सूबेदार का नाम था मल्लू खां था, ठीक है। और मल्लू खां का एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम क्या है, गुड़ला है। हुआ क्या कि ये गुड़ला जो है यहां से आया और आकर के मेड़ता जाकर के 140 लड़कियों का अपहरण किया और ले जाने लगे। जैसे सातलदेव को पता चला, सातलदेव भागा और भाग करके इसने गुड़ला की गर्दन काटी और काट करके इन 140 लड़कियों की क्या की, रक्षा की। और ये गर्दन काट के जो 140 लड़कियां थी उनको दे दिया और बोला कि आप जाइए और मैं इनको सल्टा सुट्टू के आता हूं। तो इसने क्या किया, गुड़ला की गर्दन काट दी और 140 लड़कियों को दिया। इन लड़कियां ने क्या किया, ये अपने मेड़ता में आई और चारों तरफ इसका क्या निकाला, जुलूस निकाला, गुड़ला को चारों तरफ घुमाया। अब गुड़ला मारा जा चुका था। सातलदेव जो है वो गुड़ला को मारने वाला व्यक्ति है, मतलब हत्या कर दी। और सातलदेव अपने घर आया, तो अपने घर आया मतलब जोधपुर आया, तो इसकी एक रानी थी गिंदोड़ी या गिंदली, ये इसकी रानी थी। अब ये आग बबूला हो गई और सातलदेव से मारा। कैसे मारा गुड़ला को, तब सातलदेव बोला कि गुड़ला ने पाप किया था, मेरी रियासत से 140 लड़की जो कंवारी लड़कियां थी उनका अपहरण किया था, इसलिए मैंने इस पापी को सजा दी है, ये कहा सातलदेव ने। तब गिंदोड़ी बोली, गिंदली बोली, बोला अच्छा लहरला दिन भूल गो, जिस दिन तू मुझे उठा के लाया था तो मेरे पिता गुड़ला ने तुझको नहीं मारा। अब आप जानते हो साहब, आदमी में इतनी बुद्धि आती है, भूल गया। इसने कहा अल्लाह में तो भूल गया। तो यहाँ देखो भूल किसको गया, कहने का मतलब गुड़ला गिंदोड़ी का क्या है, पिता है। तो बताओ सातलदेव का क्या लगा, ससुरा। और देखिए कितना तगड़ा आदमी था, ससुर को भूल गया। कहने का मतलब समझिए कहानी क्या थी। गिंदोड़ी गुड़ला की पुत्री थी। सातलदेव ने गिंदोड़ी का अपहरण किया और विवाह किया, इसलिए गुड़ला सातलदेव से बदला लेना चाहता था कि तू मेरी एक पुत्री को ले गया, मैं तेरी रियासत से 140 लड़कियों को उठा करके ले जा रहा हूं। इस प्रकार से बदला लेने के लिए इस गुड़ला ने इन लड़कियों का अपहरण किया था। और साहब गिंदोड़ी जाए तो बेचारी कहां जाए, क्योंकि गिंदोड़ी के पिता की हत्या हो चुकी थी, पिता की हत्या करने वाला पति है। अब बेचारी गिंदोड़ी जाए तो जाए कहां, क्योंकि थानों तहसील सब कुछ सातलदेव ही था और उस जमाने में सब कुछ राजा ही हुआ करता था, राजा से बड़ा कोई नहीं होता था। अब गिंदोड़ी क्या करे, अब आप जानते हो महिलाओं के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, इसने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला। ब्रह्मास्त्र का सीन का मतलब समझते हो, कोई चाकू छुरा निकाला है। ब्रह्मास्त्र का मतलब जो है यहाँ इस गिंदोड़ी ने क्या किया कि रूठ के बैठ गई। अरे महिलाओं के पास ब्रह्मास्त्र जो होता है रूठना होता है, और गिंदोड़ी यहाँ पर रूठ करके बैठ गई। अब 1 दिन 2 दिन 5 दिन कई दिन निकल गए, तो यहाँ पर ये बोली नहीं, तो सातलदेव को बेपनाह मोहब्बत करता था। अब सातलदेव का एहसास हुआ कि अपन से गलती हो गई, तो गिंदोड़ी से या गिंदली से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दे, ऐसा भविष्य में नहीं होगा। भविष्य में बोला मेरे कोई बाप थोड़ी तो और फिर से मारेगा तुम्हें, तो बोला मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। तो गिंदोड़ी ने कहा कि कुछ ऐसा कर ताकि मेरे पिता इतिहास में अमर हो जाए। बोला ऐसा क्या करूं, बोला मेरे पिता की गर्दन काट के घुमाई थी ना, तो हर साल मारवाड़ में घुमाया जाएगा, मतलब गुड़ला त्योहार मनाया जाएगा। यही कारण है कि मारवाड़ में गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि सातलदेव ने आदेश दिया जनता को कि प्रत्येक साल गुड़ला का त्योहार मनाया जाए। तो ये विशेष रूप से मारवाड़ में मनाया जाता है। मनाने को हर जगह मनाने लगे आजकल, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के फायदे का सौदा है। आजकल लड़कियां क्या करती है, कुम्हार के घर जाती है, मटका लाती है, और ऐसा मटका होता है जिसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और इसमें क्या होता है, यहाँ थोड़ा अनाज रखते हैं और बीच में दीपक रखते हैं, दीपक जलाते हैं, और फिर लड़कियां क्या करती है, अपनी कॉलोनी में जहां भी है वो घूमती है और फिर कहती है गड़ुलिया घूमे लो रे, गड़ुलिया घूमे लिया। उनको पूछ के देखना नहीं पता है क्यों घुमा रही है, क्या कर रही है, बस ये पता है घुमाएंगे, पैसे आएंगे, फिर लास्ट वाले दिन कुछ कचौरी समोसा बर्फी जो भी है वो खा लेंगे। वरना यहाँ राजस्थान में जो है विशेष रूप से मारवाड़ का ही है, मारवाड़ में ही मनाया जाता था, मारवाड़ का ही ये त्योहार है। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में भी ये पूछा गया है।
वैसे गुड़ला कब से कब तक घुमाते हैं? तो अपनी शीतलाष्टमी से लेकर के गणगौर तक घुमाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीय तक ही घुमाया जाता है। अब देखो यहां ये बात तो हो गई। अब ये कोई साउथ की फिल्म नहीं चल रही है। यहां पर क्या हुआ कि जो सातलदेव है युद्ध में, यहां जब गुड़ला की गर्दन काटी थी, ऐसे साउथ की फिल्म नहीं थी कि जाते ऐसे गर्दन काट दी, लड़कियों को जा भाई लड़कियां तुम ले जाओ अपने घर जाओ, मैं इनको सलटा गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये युद्ध हुआ था, सातलदेव भी बुरी तरह से घायल हुआ था और गणगौर की प्रतिमा हाथ में थी और गणगौर के दिन ही सातलदेव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब बताओ, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु त्योहार के दिन हो जाती है तो क्या वो त्योहार मनाएंगे उस जगह? नहीं। तो राजा की मृत्यु गणगौर के दिन हुई। यही कारण है कि गणगौर के दिन मृत्यु होने के कारण जोधपुर में गणगौर की सवारी नहीं निकाली जाती। ठीक है, ये प्रश्न आता भी है कि कहां पर गणगौर की सवारी नहीं निकालते? जोधपुर में भी नहीं निकालते, बूंदी में भी नहीं, क्योंकि बूंदी में भी एक राजा थे, हाड़ा वंश के थे, जोधा, उनका नाम जोधा था लेकिन हाड़ा वंश के हैं, तो उनकी मृत्यु भी गणगौर के दिन हुई थी, इसलिए बूंदी में भी नहीं निकालते। और जोधपुर में सातलदेव की मृत्यु गणगौर के दिन हुई है, इसलिए गणगौर की सवारी जोधपुर में भी नहीं निकालते। इसके अलावा आपका जो जैसलमेर है, जैसलमेर में क्या है कि बिना ईसर की गणगौर निकाली जाती है। वहां ईसर की प्रतिमा नहीं होती है, बिना ईसर की गणगौर निकालते। वो कहां निकालते हैं? जैसलमेर। तो ये अपन ने मारवाड़ का कुछ पाठ पढ़ा है, बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। धन्यवाद।